हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हम सभी ये जानते हैं जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पर टाइम स्लो और जहां पर ग्रेविटी कम जैसे कि स्पेस में वहां पर टाइम फास्ट हो जाता है। एंड दिस इज आइंस्टाइन्स ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन थियरी। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी असल में गलत है और ग्रेविटी की वजह से टाइम नहीं बल्कि टाइम की वजह से ग्रेविटी बनती है? Would you believe that? Well, as we all know, हर वो चीज जो ऊपर फेंकी जाएगी वो नीचे ही आएगी because of Newton's gravity। और न्यूटन जी ने ही हमें यह भी तो बताया कि gravity is equal to constant, stable, permanent and unchanging। मतलब सभी जगह पर ग्रेविटी सेम होती है और शायद आप भी अभी तक इसे ही लेकर पकड़कर चल रहे हो। लेकिन असल में न्यूटन की ये थियरी सिर्फ तब तक चली जब तक हमें ग्रेविटी फॉर्म कैसे होती है उसकी जानकारी नहीं थी। और आइंस्टाइन की एंट्री ने हमारा ग्रेविटी को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन के नजरिए से पहली बात तो ग्रेविटी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल पार्ट है और दूसरी बात ग्रेविटी को स्टैटिक और अनचेंजिंग फोर्स नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करती है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज्यादा उसका स्पेस टाइम कर्व ज्यादा एंड वाइस वर्सा। एंड दैट मींस ग्रेविटी कोई अनचेंजेबल फोर्स तो है ही नहीं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। बेसिकली ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के पीछे का मेन रीजन होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मास और एनर्जी। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच मींस जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी और जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर, जो कि डायरेक्टली ये शो करता है कि टाइम फास्ट पास होगा या फिर स्लो। अब अगर आप फॉर्मूले से नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक ट्रैम्पोलिन लिया और उसमें एक भारी वजन डाल दिया। अब ये तो ऑब्वियस है कि उस वजन की वजह से ट्रैम्पोलिन का जो फैब्रिक है वो नीचे जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ेगा। सो अगर किसी भी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना होगा तो ऑब्वियसली उसे कर्व्ड ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा और नतीजन टाइम ज्यादा। अब जस्ट इमेजिन यही ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम फैब्रिक है और ये बॉल स्पेस में मौजूद एक ऑब्जेक्ट है। आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से आप स्पेस को इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो और मैथमेटिकली भी यही मॉडल सटीक प्रेडिक्शंस देगा। अब यहां पर आती है एक दुविधा, व्हाट इफ अगर ये जो बताया जा रहा है हमें ये असल में सच हो ही ना? वेल, बिकॉज आइंस्टाइन की ये इतनी फेमस और एक्सेप्टेड थियरी को नकारने वाली भी एक थियरी है जो ये दर्शाती है कि ग्रेविटी डज नॉट वॉर्प द फ्लो ऑफ टाइम बल्कि इट्स द अदर वे अराउंड। इस थियरी के हिसाब से द वॉर्पिंग ऑफ टाइम एक्चुअली कॉजेज ग्रेविटी। और ये कैसे, आइए आज भी जान लेते हैं कि कैसे टाइम फ्लो ग्रेविटी के फॉर्मेशन का रीजन बनता है। So let's start with a simple example. Suppose space-time fabric में एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास ना ग्रेविटी है और ना ही कोई फोर्स। वो ऑब्जेक्ट बड़े ही आराम से स्पेस में हैंग कर रहा है। And now, as we all know, जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा, which is our Newton's first law of motion। पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज सिर्फ x, y and z डिमेंशंस में ही है। और अब रही बात टाइम की, तो वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। और कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना हो वो फैब्रिक में ही है प्रेजेंट, मतलब वो भी वक्त के साथ आगे ही बढ़ रहा है, यानी कि वो मूविंग है। अब इसे हम कुछ इस तरह स्पेस टाइम डायग्राम की मदद से बता सकते हैं। अब जैसे कि हमारे इस क्रिएशन में आप देख सकते हो कि स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के पास 4 डिमेंशंस रहते हैं, 3 स्पेस के डिमेंशन और एक टाइम का डिमेंशन। अब फ्रेंड्स, जबकि हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम की इंपॉर्टेंस हम सभी को पता है। दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है बट टाइम नहीं। टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है। और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया उनकी पूरी जिंदगी बन गई, बिकॉज टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपाउंडिंग में। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे आपका पैसा उतना कंपाउंड होगा और आने वाले वक्त में आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आज के टाइम पर एमआरएफ स्टॉक की वैल्यू 80,000 रुपीज है। आप एफडीज, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में करो, यहां पर आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट बड़े इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला का तो यह मानना है कि मार्केट और बढ़ेगा। और मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक्स में थ्रू 5 पैसा ऐप। 5 पैसा इंडिया की 5th लार्जेस्ट ब्रोकिंग हाउस है जिनके 30 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। 5 पैसा में आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इसीलिए ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। यहां पर अकाउंट ओपन करना बहुत ही इजी है, आप 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भरने हैं। और यही नहीं, 5 पैसा के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलते हैं 100 रुपीज के क्रेडिट टू बाय रियल स्टॉक्स और इसको अवेल करने के लिए आपको बस यूज करना है कोड GET100। तो देर किस बात की, अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ हो गया है इन्वेस्टमेंट और भी आसान। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, डीमैट अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट शुरू करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे 4 डिमेंशंस की, बट क्योंकि 4 डिमेंशन में से एक्सप्लेन करना
बताना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एज्यूम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास 2 ही स्पेस डिमेंशंस है और एक टाइम का डिमेंशन, और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट स्टेशनरी स्टेट में है। एंड अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भले ही ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, वो मूवमेंट में नहीं हो, लेकिन टाइम के डिमेंशन में वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव वेलोसिटी है टाइम के डायरेक्शन में और 0 वेलोसिटी है स्पेस के डायरेक्शन में। अब इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से रिप्लेस करते हैं, जिसके पास एज्यूम करो कि ग्रेविटी ही नहीं है, और साथ ही में क्लॉक्स को प्लेस करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? जो क्लॉक्स अर्थ के पास है वो स्लो है और जो अर्थ से दूर है वो फास्ट है। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, घड़ी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सपोज एक रिवर है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वाटर वेव्स रिवर के सेंटर में एकदम फास्ट मूव करते हैं, और वही वेव्स जब किनारे तक पहुंचते हैं तो उनकी स्पीड इवेंचुअली कम हो जाती है। पता है क्यों? वेल, रिवर के डेप्थ की वजह से। मतलब पानी किसी भी चीज से टकराएगी तो ये ऑब्वियस है कि उसकी स्पीड कम होगी, और किनारे पर क्योंकि डेप्थ कम होती है, यानी ओशन फ्लोर और वाटर के बीच का डिस्टेंस कम यानी इंटरैक्शन ज्यादा, और इंटरैक्शन ज्यादा मतलब कि स्पीड कम। और बस टाइम और अर्थ का भी कुछ ऐसा ही इंटरैक्शन है। टाइम और अर्थ या किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के साथ हुए इंटरैक्शन की वजह से टाइम प्लैनेट्स के पास जाते ही स्लो हो जाता है। बट रिमेंबर, इन दिस केस हमने ग्रेविटी को तो पहले ही पिक्चर से बाहर निकाल दिया है, एंड हेंस ग्रेविटी की वजह से तो टाइम स्लो नहीं हो रहा है। और इसीलिए अगर ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो नहीं हो रहा है तो फिर शायद स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व भी ग्रेविटी की वजह से नहीं आ रहा होगा। राइट? आई नो, ये सब सुनकर आपके दिमाग में पूरे टाइम डायलेशन थियरी की धज्जियां उड़ रही होगी, लेकिन आखिर कैसे स्पेस टाइम ग्राफ में टाइम की वजह से कर्व पॉसिबल हो रहा है? वेल, टू गेट एट दिस लेट्स ट्रैवल थ्रू बोट्स। जस्ट इमेजिन 2 बोट्स हैं और उन दोनों को आपस में एक वुडन प्लैंक से बांध दिया गया। एक की स्पीड ज्यादा है और दूसरे की कम। अब क्या लगता है एंड रिजल्ट क्या होगा? दोनों बोट साथ में आगे जाएंगे? वेल, नोप। दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होने की वजह से एक बोट पानी में ही दूसरे के अराउंड गोल घूमने लगेगी, मतलब टॉर्क क्रिएट करेगी। टॉर्क जनरेट होगा मतलब चीजें या तो नीचे की तरफ मूव होगी या तो ऊपर की तरफ। एंड नाउ लेट्स अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन स्पेस। लेट्स अज्यूम लाइट की तरह टाइम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। अब हमें पता है कि टाइम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो जो पार्टिकल्स इंटरैक्ट हुए वो स्लो हो जाएंगे, और जो इंटरैक्ट नहीं हुए वो सेम पेस में आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा? वो भी उन दोनों बोट्स की तरह ही बिहेव करेंगे। और अब अगर कहीं पर इंटरैक्शन ज्यादा है यानी कि मास ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा, एंड हेंस स्पेस टाइम कर्व डीप बनेगा। और ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, और जहां मास कम वहां पर इंटरैक्शन कम, और इसीलिए वहां पर स्पेस टाइम कर्व भी छोटा होगा, which would result into वहां पर ग्रेविटी कम होगी। एंड हेंस फ्रेंड्स, दिस प्रूव्स कि टाइम के वजह से ग्रेविटी कम या ज्यादा हो सकती है। वेल, अब देखो, ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें घूम रहे जो पार्टिकल्स है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ये नहीं पता, क्योंकि न्यूटन और आइंस्टाइन की बात कर लो, सबसे पहले ग्रेविटी से न्यूटन ने हमें वाकिफ कराया था और उसके लॉज दिए थे, पर आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की एक नई ही इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट कर दी और हमें जनरल रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन जैसी थियरी से वाकिफ कराया। मतलब साइंस के वर्ल्ड में जब तक किसी भी थियरी का हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है तभी तक उस थियरी को एक्सेप्ट किया जाएगा, और कोई नई थियरी उससे भी ज्यादा सवालों के जवाब देगी तो वो थियरी उस पहले वाली थियरी को रिप्लेस कर देगी। साइंस हमेशा नए नए सॉल्यूशंस की खोज में ही रहता है। सो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आगे जाके हमें इस थियरी पर कोई तगड़े प्रूफ्स मिले और फिर इस थियरी को भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिले। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस थियरी को लेकर? क्या आपको लगता है ये थियरी असल में वर्क करेगी, आई मीन मैथमेटिकली और प्रूफ्स के साथ, या फिर आपके पास इस थियरी को लेकर कुछ भारी रिबटल्स हैं? वेल, मैं सुनना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी ना मिस करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।